हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड से हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जिसका शीर्षक है मैं और मेरा देश। इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र जी, जिनका जन्म 1906 में सहारनपुर जिला के देवनंदन गांव में हुआ था। और इनका प्रभाकर भी कहा जाता है, जिनकी पुस्तकें जो हैं अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सारी पुस्तकें। इसमें से जो कुछ पुस्तकें हैं उनके नाम है नए विचार, जिंदगी मुस्कुराती, माटी हो गई सोना। इसके अलावा बहुत सारी इनकी किताबें हैं। तो मैं और मेरा देश चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है कि अपने कर्तव्य को उन्होंने बताया कि हमारे कर्तव्य को हम किस प्रकार से बांधकर उसको चित्रित कर सकते हैं। हमें मात्र अपनी जो सुविधाएं हैं उनसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा मैं नहीं करना चाहिए। देश के प्रति भी जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए, और जो देश के लिए आवश्यक है वो चीज़ करनी चाहिए, ना कि जो हमारे लिए आवश्यक है वो चीज़ करनी चाहिए। तो देखते हैं हम मैं और मेरा देश। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार का बड़ा हुआ था। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। तो अपने नगर में घूम फिरकर वहाँ के विशाल जो समाज था वहाँ संपर्क पा, वहाँ से संचित ज्ञान भंडार जो उनको ज्ञान मिला था वो लेकर उन्होंने उपयोग कर अब सेवाओं का दान दिया, उनकी सेवाओं को सराहा गया। इस प्रकार से मनुष्य ने से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। तो आगे क्या लिखते हैं, मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था और लोग मेरा भी सम्मान करते थे। तो मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी, मैं बहुत की ज़रूरत का उनके लिए जवाब था। तो इस प्रकार से समझा रहा था कि मैं अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। तो मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अगर कोई अपूर्णता कुछ कमी है तो मुझे अब कुछ ना चाहिए, जो चाहिए सब मेरे पास है। मेरा घर, पड़ोस, मेरा नगर, गांव कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। तो एक दिन आनंद की इस दीवार में जो वो सुख से रह रहे थे, उस दीवार में एक दरार पड़ गई। तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरा स्थिति एकदम हीन और हीन ही इतनी हीन हीन जो कम होती जा रही है। तो हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है। एक मामूली अपराध की तरह मुझे यह भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने अपमान का क्या कर सकूं, बदला ले सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में ये दरार पड़ गई है, वो सोचते हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अर्थ में भी कि यह बात को लिखने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है। इस अर्थ में भी कि ठीक समय से पर पूछा गया है। मैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। उत्तर यह है आपके प्रश्न का। तो क्या है उसका उत्तर? जी हाँ, एक भूकंप आया था जिसमें दीवार में क्या पड़ गई थी? दरार पड़ गई थी। आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूँ कि दीवार थी मानसिक विचारों की, हमारी सोच की, मानसिक विश्वासों की थी। इसलिए भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा था, बल्कि मेरे मानस में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था, मेरे मन में भूकंप उठा था। आकाश क्या हो गया था? थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वो भूकंप था जिसने मुझे क्या कर दिया था? हिला दिया था। वे तेजस्वी पुरुष कौन थे? स्वर्गीय पंजाब केसरी लाल लाला लाजपत राय जी। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, जो घोर अंधकार अंधेरों में भी भयंकर बवंडरों के झकझोर में भी जीवन पर खेल इन दीपकों को बुझाने से बचाते रहे, वो देश का कल्याण करते रहे। उन्हीं में से एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में ही क्या था? तेजस्वी थी। और वो
वो अपने में ही मुग्ध हो जाते थे और पराये क्या हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस, नगर, सर्वोच्च रत्नों की जोत उन्हें भेंट थी। उनके व्यक्तित्व की क्या कहनी थी, क्या सुननी थी। वो कैसे मनुष्य थे, बहुत ही अपूर्व मनुष्य थे। ऐसा कोई घर नहीं था जिनमें उनका व्यक्तित्व नहीं मिलता था या उनको देखने सुनने वो जहाँ भी जाते थे वो छा जाते थे। संसार के देशों में घूमकर उन्होंने अपने देश में लौटे थे। उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में बिखेर रखा था। अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक को अपूर्णता की कसक में बदल दिया था। मतलब वो सोच रहे थे कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, लेकिन जो उन्होंने अपना तेजस्व फैलाया था उसको जानकर वो लगता था उन्हें कि वो अपूर्ण ही है अभी भी। उनका अनुभव ये था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, संसार के दूसरे देशों में भी बहुत घूमा। तो भारतवर्ष की जो गुलामी की लज्जा का कलंक माथे पे लगा हुआ था, क्या सचमुच ही अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं था? मतलब हमारा देश गुलाम था तो ये हमारे लिए एक मानसिक भूकंप के समान ही था, जो मनुष्य को झकझोर कर रख देता है। यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश जो है गुलाम हो, दूसरे के अधीन हो, तो वो सारे उपहार कैसे होंगे? उसे गौरव नहीं देंगे और ना ही उसे संतुष्टि देंगे, क्योंकि हमारा देश तो गुलाम है। तो इस अनुभव की छाया में मैं क्या सोचता था कि मेरा ये कर्तव्य कि मुझे निजी रूप से सारे संसार राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे देश को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सम्मान को उनके धक्का पहुंचा था। साथ ही उन्हें एक नागरिकता के रूप में भी जो अधिकार हैं, अधिकार भी हैं, अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिला और शक्तियाँ भी, उन्हें सम्मान की शक्तियाँ भी से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहाँ भी हूँ भरोसा रहे। मतलब मैं देश को आज़ाद कर सकता हूँ। अब ये सोचने वाली बात होती है कि एक आदमी इतने बड़े देश का क्या भला कर सकता है। फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वो अपने अधिकारों से देश को बल दे सकता है, या बड़ा धनपति हो, धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर रही हो, देश के काम आ सकता हो। पर हर एक आदमी ना होता तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है, ना कि धनिक भी। फिर जो बेचारा अपने ही दाल रोटी की फ़िक्र में लगा हुआ है, वो अपने देश को चाहते हुए भी क्या कर सकता है? अब वो कोई वैज्ञानिक तो है नहीं कि, यह बड़े देश के अधिकारी तो है नहीं कि जो वो क्या कहते हैं ना, देश के लिए कुछ करें। तो ऐसे उनके मन में प्रश्न आ रहे थे। जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई आपने मुन्ने की गुड़िया थोड़ी है जो कह बस दे कि इतना ही है, कि वह एक विशाल समुद्र का तट है जिसे हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। लो एक और बात बताता हूँ आपको। जीवन को दर्शक शास्त्रियों की बहुमुखी बताया है। उनकी अनेक धाराएं हैं। सुना नहीं आपने, जीवन एक क्या है, युद्ध है। और युद्ध में लड़ना हो तो एक काम नहीं होता है। लड़ने वालों को रसद ना पहुँचे तो वो कैसे लड़ सके। किसान ठीक खेती ना उपजाए तो रसद पहुँचाने वाले क्या कर लेंगे। जाने तो बड़ी बड़ी बातें हैं। युद्ध में जय बोलने वालों का ही महत्व होता है। युद्ध में जय बोलने वाले का भी महत्व है। कभी मैच देखने को अवसर मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने, दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में क्या हो जाता है, बिजली लग जाती है। जब आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर वो हतोत्साहित है तो वो और ज़्यादा जोश में आ जाता है। तो कवि सम्मेलनों, मुशायरों में भी आप देखते हैं कि उनकी सफलता को दाद देते हुए भी उनके जो वो बोलते हैं, मुशायरा करते हैं, उसमें अगर ताली बजती है तो वो और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। इसलिए मैं सबसे देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूँ, तो अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकेला चना क्या फोड़े, ये कहावत तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूँ। 100% झूठ है, इतिहास साक्षी है। बहुत बार अकेले चने ने भी भाड़ फोड़ा है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, अकेले ने ही अंग्रेजों से लड़ा था। तो ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति देश का कुछ नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है।
तो कहते हैं, आगे कहते हैं कि इतिहास की गहराई में उतरने का समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियाँ तो मैं सुन ही सकते हैं। तो कहानियों में प्रेमचंद्र की है ए ना एंटन चेखोव को कि दो युवकों के जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं की गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है, और आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी इतना साफ नहीं देख सकते हैं। हमारे देश के जो महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, तो वो रेल में यात्रा कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले, तो इन दिनों वो फल ही उनका भोजन था। तो गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, तो वहाँ उन्होंने फलों की खोज के बारे में पर वे पा ना सके, तो उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल ही नहीं मिलते हैं। तो एक आदमी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तो उसने पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए, सुनते ही वो अपनी बात बीच में ही छोड़कर भाग गया और कहीं दूर से एक टोकरी का फल ले आया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट कर दिए, और ताज़े फलों की उनको ज़रूरत थी, जिन ताज़े फलों की। तो स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उसके दाम पूछने पर दाम लेने से उसने इनकार कर दिया, पैसे लेने से। तो बहुत आग्रह करने पर उसने कहा कि आप इसका मूल्य देना ही चाहते हैं, तो यह है कि आप देश में जाकर यह कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं, ना कहिएगा, उन्होंने कहा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर भी पूरी तरह से लगा सकते हैं कि एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया है। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ, मतलब थोड़े जो चित्र मिलते नहीं हैं, उस प्रकार के चित्र थे। तो ये चित्र युवक ने पुस्तक में से निकाल कर और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना भी दे दी कि पुलिस ने तलाशी लेकर उस चित्र व उस विद्यार्थी के कमरे में बरामद किए और उसे विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता है तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। मामला यहीं तक नहीं रुका, पुस्तकालय के बाहर बोर्ड में भी लिख दिया गया है कि उस देश का जिसका वो विद्यार्थी है, कोई निवास इस पुस्तकालय में, मतलब लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं कर सकता है। मतलब साफ है कि एकदम साफ है कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश के लिए सर ऊंचा कर दिया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने देश के मस्तक को क्या कर दिया था, कलंकित कर दिया था। तो इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि हर एक नागरिक को अपने देश के साथ बंधा हुआ है, और देश की हीनता और गौरव का फल उसे ही नहीं मिलता है, उसकी हीनता और गौरव का फल हमारे देश को भी मिलता है। मतलब अगर एक जो युवक है उसने देश का नाम ऊंचा किया, तो ये हुआ कि भाई ये भारत का था या इंडिया का था या जापान का था या पाकिस्तान का था। और एक युवक ने कलंकित किया, तो उस देश का जो है नाम भी कलंकित हो रहा है ना, उसको नाम से कोई नहीं जानता। ये कहते हैं कि इंडिया का था या ये जापान का था या चीन का था, तो ऐसे वो शहर भी कलंकित हो रहा है। तो मैं अपने देश का नागरिक हूँ, मानता हूँ कि मैं अपने देश मैं ही अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे अपने देश के और लाभ के लिए भी मुझे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें देश के बारे में भी उतना ही सोचना चाहिए। जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन को सहारा देता हूँ, वैसे ही मुझे देश के सम्मान के लिए भी और साधनों के लिए भी सहारा पाना चाहिए। तो यही मेरा अधिकार है। बात है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ें तो नहीं हैं। तो मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है, वो यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं होता है, उस कार्य करने की जो भावना होती है उसमें होता है। बड़े से बड़ा कार्यहीन, यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है तो वो काम बेकार है, और अगर छोटे से छोटा कार्य है और उसमें अच्छी भावना है तो काम बहुत अच्छा है भाई। तो महान कमाल पाशा इन दोनों में अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उनसे दिन लाखों रुपए उपहार भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त हो गया, तब वे अपने भवन के ऊपर चले गए और देहाती बूढ़ा ने वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति। तो सेक्रेटरी ने कहा कि अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चल के आ रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या हो गई है, बहुत देर हो गई है। तो राष्ट्रपति तक भाई ये सूचना भेजी गई।
तो कमाल पाशा विश्राम के में वस्त्र बदल चुके थे, तो वे उन्हीं कपड़ों के बीच नीचे आए और आदर के साथ उन बूढ़ा जो था उनका उपहार जो स्वीकार किए। और वो उपहार मिट्टी की छोटी सी क्या थी, हंडिया थी, और पाव भर क्या था उसमें, शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। तो कमाल पाशा ने हंडियों को स्वयं खोला, उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा क्या हो गया, निहाल हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। तो राष्ट्रपति ने कहा, दादा आज सर्वोत्तम उपहार जो है, तुमने बहुत अच्छा उपहार मुझे भेंट किया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध जो है वो प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति को शाही कार में कि मतलब वो जो बूढ़े आदमी वो था, शाही कार में सम्मान के साथ उनके गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वो शहद बहुत कीमती था? नहीं, लेकिन जो वो इतनी दूर मीलों पैदल चल के आए थे, प्यार से लेके आए थे, तो वो किसी हीरे मोती से कम नहीं था वो। तो हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। किसान ने रंगीन सुतलियों में एक खाट बुनी है, उसे रेल में रखकर वो दिल्ली आया है। दिल्ली स्टेशन में उस खाट को अपने कंधे पर रखकर, वो खाट मतलब पलंग होता है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी तक पहुंचा है। कोठी से बाहर आते ही वो खाट उसने उन्हें दिया। पंडित जी को देखकर वो इतना भावुक हो गया था, मंत्रमुग्ध हो गया था कि वो कुछ कह भी नहीं पाया था। तो पंडित जी ने पूछा कि क्या चाहते हो तुम? तो उसने कहा कि इसे आप स्वीकार कर लें, जो खाट लाया था। तो प्रधानमंत्री ने उसका जो उपहार है प्रेम से स्वीकार कर लिया और एक फ़ोटो दस्तखत करके उसे स्वयं उपहार भी दिया, जिसके लिए बड़े बड़े धनी विद्वान भी तरसते हैं। तो क्या ये मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना तो वो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। तो हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा देश के अनुकूल है या नहीं? तो वह क्या सवाल पूछा है? सवाल क्या है, बातचीत में तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया, इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना में काम न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण भी देना पड़ेगा। वो अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। उचित और सुंदर, बहुत उचित और बहुत सुंदर है, पर हम इससे तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक ठाक ना समझ लें और अपने कर्तव्यों को हम ना जान लें। तो हमारे देश की 2 बातें हैं। सबसे पहले है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या है, एक शक्ति बोध का होना और दूसरा एक सौंदर्य बोध का होना है। तो बस अब अगर ही मैं बात को समझ लेते हैं तो हम देश की कमजोरी भावना और कुरुचि की भावना सबको दूर कर सकते हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों में, मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है ना? सिर्फ हम बातें ही करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो इन दिनों यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके जो हाथों में देश के सामूहिक मानसिक बल का क्या हो रहा है, हरण हो रहा है। सुनी है, वह अब महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता या हुंकार भरता था, मतलब चिल्लाता था, तो अर्जुन की अजेयता का एक मतलब अर्जुन की जो हार थी उसका एक उल्लेख कर देता था। तो बार बार इस उल्लेख में कर्ण के सघन आत्मविश्वास और संदेह की तरह डाल दी गई है। अच्छा, अब इस बात की चर्चा हम कभी नहीं करते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? तो आपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं क्या? तो मुंह में गंदे शब्दों से भाव प्रकट करते हैं तो इधर की उधर, उधर की इधर करते हैं। अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं। होटल, धर्मशालाओं ऐसे स्थानों में जाकर कानों में पीक थूकते हैं। पीक मतलब जो आप पान खाते हैं वो थूकते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेल मठेल करते हैं। निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं। वचन देकर भी नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य आपके किसी भी काम में ठेस लगती है? यदि आपका उत्तर इन सब में भी हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भी भयंकर आघात लगता है और हमारे देश की जो संस्कृति है उसको भी क्या होती है, गहरी चोट लगती है।
क्या कोई कसौटी भी बनाई जा सकती है देश के नागरिकों का आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? तो लीजिए चलते चलते आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं। वो बोलते हैं कि उच्चता और हीनता की कसौटी में चुनाव। तो जिस देश के नागरिक ये समझते कि चुनाव में किसे हम अपना मत देना है और किसे नहीं देना है, उस देश के लिए उच्च होगा। नागरिक गलत लोगों के उत्तेजकों, नारों या व्यक्तित्व के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वो हीन है। जैसे आपने कह दिया कि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहा है या कोई भी नेता बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी भी नेता का आपने नाम ले दिया और आप किसी और नेता को चुनना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों के बहकावे में आके उसके नेता का नाम लिख देते हैं, तो ये हीन चीज़ होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे। अब मेरा अधिकार है, मेरा मत लिए बिना किसी भी आदमी या संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हमें अपनी सुविधाओं का ना ध्यान रखते हुए देश की भी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।